आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ मोनिस अनवर। पश्चिम बंगाल चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे आरोपों की राजनीति भी तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप लगा है, ममता बनर्जी लोगों को धमका रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पूरा चुनाव हाईजैक कर लिया है और ये सिर्फ बयान नहीं है बल्कि बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा है, जहां उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव को निष्पक्ष कराया जाए। अब ममता बनर्जी कहां चूकने वाली हैं इसके बाद? उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए उल्टा बीजेपी पर समाज में तनाव फैलाने का आरोप लगा डाला। तो सवाल यह है, क्या बंगाल में चुनावी प्रक्रिया सच में खतरे में है या ये सिर्फ एक सियासी नैरेटिव की एक लड़ाई है जो बीजेपी की तरफ से भी बनाया जा रहा है और ममता बनर्जी की तरफ से भी? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रघबीर सिंह, भाजपा प्रवक्ता। बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। नफीरुल इस्लाम, तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता। दोनों बेबाक हैं, दोनों अपनी बातों को बड़े बेहतरीन ढंग से रखते हैं। तो आज चर्चा में दोनों के साथ होगी खास चर्चा। रघबीर साहब, शुरुआत आपके साथ। आपने कह तो दिया कि चुनाव हाईजैक हो गया है, ममता बनर्जी ने चुनाव हाईजैक कर लिया है। ममता बनर्जी जो हैं वो पूरी चुनाव को हाईजैक कर बैठी हैं, लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी रघबीर साहब या वाकई इसके ठोस सबूत हैं जिसको लेकर आपका डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास गया है? जी देखिए, सबूत की जहां तक बात है आप सबके सामने ही है। ममता बनर्जी जो रोज नए नए उनके बयान सुनने को आ रहा है। कभी उन्होंने वो कह रही हैं कि 4 तारीख के बाद घर के बाहर पोस्टर लगाना पड़ जाएगा आपको कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं, और कहां कहां यह बोला जा रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे वापिस आने दो, मैं सबका हिसाब होगा। इस तरह के जो शब्द जो है, एक जो प्रधान जो चेहरा है पार्टी का, अगर उनके मुंह से अगर सुनाई देगा तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग को तो बताना पड़ेगा ना। हम जो संविधान में जो हमें जो ताकत दी है, हमें जहां जहां बोलने की बात है, हमें पक्ष रखने की बात है, वहां वहां हम रखेंगे। और बात रही राजनीतिक तौर पे, राजनीति के हिसाब से हम अपनी बातों को पब्लिक के सामने रख रहे हैं। हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम नौकरी की बात कर रहे हैं, हम जो बेरोजगारी यहाँ पर फैल चुकी है, 90 लाख से जो ज्यादा लोग जो हैं वो बंगाल के बाहर जाने में मजबूर हुए हैं नौकरी के लिए। ऐसे काफी सारे विषय हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं। पर इन सब चीजों को मुद्दा हटाने के लिए और भयभीत करने के लिए, लोगों को भयभीत करने के लिए ममता बनर्जी जब ऐसी बयानबाजी कर रही है तो हमारी पार्टी ने जरूरी समझा कि इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए, तो उसी हिसाब से हमारा डेलीगेशन आज गया है। नफीरुल इस्लाम साहब, जहाज हाईजैक होते हुए सुने थे हमने, और जो हाईजैक करते थे उनको क्या कहते हैं आपको पता है ना? लेकिन वो हाईजैक जो है वो जब तक पूरा नहीं होता, उन लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं होती, वो छोड़ा नहीं जाता। तो अगर हाईजैक किया है चुनाव आपने, तो क्या डिमांड्स हैं? मुंसिफ टीवी के जरिए बता दीजिए आप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बेबुनियादी सवाल और ऐसे हथकंडे जो है ये भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। हाँ। ये 2014 से करती आ रही है। हाँ। अभी मेरे प्यारे मित्र ने बेरोजगारी को लेकर कहा और बहुत सारी बातें कही कि 90 लाख से ज्यादा लोग जो है दूसरे जगह जाकर काम खोज रहे हैं, नौकरी वो इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार में जो पलायन हो रहा था ना उसे पूरी तरीके से रुकवा दिया। अब बिहार में सब वापस आने शुरू हो गए। अब नहीं, मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग हाल ही में 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने SIR किया और अभी भी बंगाल में SIR मुझे लगता है कि अभी भी बाकी है, क्योंकि एडजुडिकेशन की लिस्ट फहरिस्त इतनी लंबी है कि कई लाखों लोगों के नाम एडजुडिकेशन में आने के बाद भी डिलीट कर दिए गए। और ताज्जुब की बात यह है
कि सिटिंग जज जो तकरीबन कलकत्ता हाई कोर्ट में कई सालों तक वो न्यायपालिका के पद पे रहे, उनका नाम डिलीट कर दिया गया। अभी हाल ही में वो रिटायर किए। हम्म। तो अब आप ये बताइए कि चुनाव आयोग को हाईजैक कौन कर रहा है? बंगाल के सुप्रीमो माननीय ममता बनर्जी या भाजपा? किसके हाथ में ये हाईजैकिंग पावर है? देखिए, सवाल बहुत छोटी सी है, लेकिन जो समझना चाहेगा वही इस बात को समझ पाएगा कि किस तरीके से बंगाल की राजनीति में भाजपा ने पिछले कई महीनों में लोगों के जहनों में जो जहर घोलने की जो प्रक्रिया शुरू की है वो अभी भी जारी है। देखो, प्रक्रिया का नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं आप जानना चाहता हूं आपसे। अक्सर बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान आ जाते हैं कि वो ममता बनर्जी जो हैं वो हार के डर की वजह से इस तरह के बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, टीएमसी को लगता है कि बीजेपी हार के डर से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाकर जो है वो माहौल बना रही है? जी बेशक, क्योंकि जो रुझाने अब तक पब्लिक डोमेन में आई है, जिसे आप एक तरीके से ओपिनियन पोल भी कह सकते हैं, वो रुझाने के जरिए से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रही है। ये दावे के साथ कह रहा हूं। और ये तमाम रुझानों को देखकर भाजपा बौखला सी गई है, और बौखलाहट के वजह से ये जो आरोप माननीय किरण रिजिजू साहब जो पूरे डेलीगेट को लेकर चुनाव आयोग के पास गए, ये कुछ नहीं है, जस्ट वक्त और समय को काटने की एक प्रतिक्रिया है, ताकि इन तमाम चीजों में पब्लिक को उलझा दिया जाए और पब्लिक कहीं ना कहीं अपने जो सोच है उस पर बदलाव ला सके। ये उनकी मंशा है, और कुछ चौथी बार कंफर्म शपथ लेने जा रही हैं, कंफर्म। और ये बीजेपी जो काम कर रही है, जो हथकंडे अपना रही है, जो प्रक्रिया अपना रही है, वो साफ तौर पर यह है कि वक्त काटने की एक मामला है। लेकिन मुख्यमंत्री पे जो लोगों को धमकाने का आरोप लगा रहे हैं आप, और जो उनकी वीडियोस हैं जो उन पे जिस पे चर्चा हो रही है कि लोगों को सीधे तौर पर धमकाया गया, ये अगर इस तरह के मामले हैं तो ये गंभीर है, लेकिन अगर नहीं है तो इसे आप कैसे साबित करेंगे? कि देखिए, शपथ कौन लेगा ये तो वक्त बताएगा। हाँ, शपथ कहाँ होगी ये भी वक्त बताएगा। इतिहास में इतनी बड़ी शपथ ग्रहण नहीं हुई होगी जो 4 तारीख के बाद होने वाली है। चिंता मत कीजिए। देखिए, जनता जनार्दन जो है वो सबसे बड़ा है। हमें 3 से 77 हुए, 77 सीटें हमें जनता ने दी। जनता ने हमें विपक्ष में बैठाने का सोचा, हम विपक्ष में बैठे। हमने विपक्ष की भूमिका, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने बताया कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन का काम क्या होता है। दल बल निर्विशेष, मैंने बंगाली में बोलते हैं दल बल निर्विशेष, कोई भी पार्टी का ना देखते हुए, किसी व्यक्ति का ना देखते हुए, प्रजा का लीडर ऑफ अपोजिशन के हिसाब से उन्होंने 5 साल में जो करके दिखाया वो भी हम सबके सामने है। कोर्ट से लेकर रास्ते तक हर जगह बीजेपी लड़ती रही, और आज लोगों की आंखों में विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। और आप देखिएगा, मैं भाईजान से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी शपथ ग्रहण का कार्ड जो मैं आपको भेजूंगा, आइएगा जरूर, देखिएगा। इतिहास में इतनी बड़ी शपथ ग्रहण कहीं नहीं। मेरे लिए या नफीरुल इस्लाम साहब के लिए? आपके लिए तो जाएगा, उनके लिए बकायदा पर्सनली मैं जाके देके आऊंगा। नहीं, ये तो बेहद खुशी की बात है कि हमारे प्यारे मित्र, हमारे प्यारे भाई जो है वो शपथ ग्रहण का दावत पहले से दे रहे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि चौथी बार माननीय ममता बनर्जी शपथ लेने जा रही है। और उन्होंने ये बात कही है, मैं उनके बात को सराहना करता हूं कि इस बार का शपथ जो है बंगाल में बहुत बड़ा शपथ हो। अच्छा ठीक है, जो भी जो दोनों के लोग खुद आएंगे मुबारकबाद दोनों जो है एक कार्ड छपा के रख लें और उसमें मेरा नाम जरूर लिख दें, मुंसिफ टीवी का नाम जरूर लिख दें, मैं दोनों की शपथ ग्रहण में शामिल होने आ जाऊंगा। ठीक है, अब आप इस टॉपिक पे आ जाओ। मुझे कार्ड छपाने की जरूरत नहीं है। तो फिर इनविटेशन तो देंगे ना? कैसे इनविटेशन गैरों को दिया यार, आप दोनों तो मेरे अपने हैं। अच्छा ठीक है रघबीर साहब, अब ये इनविटेशन वैसे भी नहीं मिल रहा, पार्टी भी ज्वाइन करवाने का इनविटेशन अभी से दे रहे हैं। चलिए ठीक है, वापस टॉपिक पे आते हैं। नवीरुल इस्लाम साहब, रघबीर साहब ने तो एक बात बड़ी लॉजिकल कही, और वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो लोगों को धमका रही हैं कि भाई तो हम तुम्हें देख लेंगे, अपने यहाँ पे पोस्टर लगा लेना, ये वाली सारी चीज़ें।
आपको क्या लगता है, ये ममता बनर्जी ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहे थे, लोग उसको समझ में नहीं पाए, या वाकई आप धमकाने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि एक विषय है जिसे कहा जाता है मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेट किया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए से। ठीक है। अगर वाकई में ममता बनर्जी ने कोई ऐसी बातें कही है तो एमसीसी मोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू है, आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग, निर्वाचन कमीशन के पास पूरा पावर है कि अगर कोई कैंडिडेट या अगर कोई पार्टी का कोई बड़ा सदस्य जो किसी पद पे और कोई ऐसी बातें करता है जिससे साधारण लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है, उनके जज्बातों को रेंगने की कोशिश किया है, तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग के पास वो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है तो, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई भी सो कॉज नोटिस ममता बनर्जी को दिया नहीं है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ममता बनर्जी जो अपने भाषणों में जो बात कह रही है, जो समझाने की कोशिश कर रही है, ये कुछ मीडियाज ऐसे हैं, मैं पेड मीडिया ही कहूंगा, जो चीजों को मिस इंटरप्रेट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा एक बहुत पुराना एक स्टेटमेंट था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का कि इस साइड से आलू जाएगा, उस साइड राहुल गांधी का, राहुल गांधी के लिए किया जाता है। जी, तो राहुल गांधी ने इस बात को कोट किया था, लेकिन कुछ मीडिया के लोगों ने यह दिखाया था कि राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। तो कुछ मीडिया, देखिए मैं मुंसिफ टीवी को नहीं कह रहा, मुंसिफ टीवी का लिए मेरे लिए दिल में बहुत खास जगह है, ये एक इंडिपेंडेंट मीडिया है और चौथे स्तंभ का जो क्लॉज है उसको बरकरार रख रही है। लेकिन कुछ मीडिया ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के बातों को मिस इंटरप्रेट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअल वजह यही है क्योंकि भाजपा बौखला गई है, और आपको ही पता है कि भाजपा के कहने पे कौन कौन से मीडिया भारत स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे काम करेंगे, आप भी बेहतर जानते हैं। ठीक, रघुवीर साहब देखिए, ये जो वीडियो है, अगर वाकई इस तरह का मामला था तो चुनाव आयोग ने शो कॉज नोटिस क्यों नहीं दिया? लेकिन अब मेन टॉपिक पे आ जाता हूँ, मेन सवाल पर आता हूँ। किरण रिजिजू साहब को सुन रहा था और आपने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, है ना, वापस आने के बाद में जो मीडिया से बात कर रहे थे, तो वही कह रहे थे कि चुनाव आयोग से हमने ये रिक्वेस्ट की है कि प्रशासन अपने हाथ में ले लिया जाए, ये उनके वर्ड थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि राज्य मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, तब चुनाव आयोग से आप ये सारी बात कह रहे हैं? और वैसे भी जिस दिन से चुनाव का ऐलान होता है उस दिन से सारी मशीनरी तो चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है, तो अब आप और कौन सी खास चीज़ है जो अपने हाथ में लेने की चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं? और मेन अधिकारी जिन पर आपको शक था उनका आपका ट्रांसफ़र कर चुके हैं, मतलब चुनाव आयोग ट्रांसफ़र कर चुका है। हमारी पार्टी संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और आज बहुत खुशी हो रही है जो लोग इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे थे, आज उनकी सराहना करते हुए देखे नजर आ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ममता बनर्जी काफी सालों से जो है सिस्टम में काम कर रही है, सरकार में, और एक सिस्टम का कुछ भाग है जो हमने देखा कि किस तरह इलेक्शन कमीशन का ऑफिस का घेराव करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को बंद कर रूम में, ऑफिस में उनके बंद करने की भी उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। ऐसे सवाल तो हम ऐसे कार्यक्रम तो हम लोग ने बंगाल में देखे हैं कि किस तरह जो है इलेक्शन कमीशन को डिस्टर्ब करने से लेकर के हर हद तक कि कहां तक उनको रोका जाए, वो काम तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ सिस्टम में बैठे लोग कर रहे हैं। तो जहां पर एक सवाल आए हैं, आप देखिए मुख्यमंत्री ने खुद कहा, ममता बनर्जी ने खुद कहा 2-4 दिन पहले कि बीजेपी के लोगों को 4 तारीख के बाद ये पोस्टर लगा के बताना पड़ेगा कि वो बीजेपी नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? आप डराना चाहती हैं, और यही आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं आपके ऊपर। ममता बनर्जी आपके ऊपर ये लगा रही हैं कि अपने वफादारों को जो है वो यहाँ पर जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, खासकर चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। ये लोग कौन है आप बताइए? जो कल पुलिस का तबादला हुआ, ये लोग तो बाहर से नहीं है, यहीं के लोग हैं, यहीं के ऑफिसर्स हैं, काफी सालों से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। कई नेताओं के अंदर में भी काम किया है। कई नेताओं के रिश्तेदार जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर भेजने का आरोप है आप ही के ऊपर। कहाँ से आए हैं आप देखिए ना, तबादले कौन है? ये तो यूपी या दिल्ली से या दूसरे राज्यों के से तो ऑफिसर आए नहीं है, सब यहीं के ऑफिसर्स हैं।
अगर अगर कोई ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, तो आप अगर उनको ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन के कहने पे चल रहा है, तो ये तो बात सही नहीं है ना। आपके आपके हिसाब से अगर काम किया जाए तो ठीक, अगर आपके खिलाफ अगर आप गलत करते हैं तो आपके अगर खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है तो आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिक गया है। कभी आप बोलना क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना कंफ्यूजन में क्यों है टीएमसी और ममता बनर्जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग जो है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, असल के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, महिलाओं का सुरक्षा की जो मुद्दा है, बंगाल की संस्कृति को बचाने का जो मुद्दा है, इन सब मुद्दों से पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए ये सब जो है हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक है, नफीरुल इस्लाम साहब, अब वो कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठाने वाले जो हैं वो चुनाव आयोग पे अब इज्जत की नज़र से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छी पहल है। लेकिन क्या आगे टीएमसी पूरी तरह मानती है कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि उनको भी शिकायत है आपसे कि एक अभी भी वो धड़ा है, क्योंकि ममता बनर्जी इतने वक्त से काम कर रही हैं, तो वो एक ऐसा लॉबी है जो ममता बनर्जी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। यही शिकायत आपको भी है कि एक लॉबी जो है वो भेज दी गई है बाहर से और जो मेन अधिकारी थे उनको हटा दिया गया है। अब अगर मान लीजिए चुनाव आयोग ऐसे लोगों को हटा रहा है जिनसे आपको एतराज़ है, चुनाव आयोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है कि जिनसे उनको एतराज़ है, तो अब दोनों के तो खुश करने के लिए चुनाव आयोग नहीं बैठा है। लेकिन हकीकत में आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए से कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो वो सबोटेज है, और ये कहने का जो मेन मकसद अगर होता तो फिर आपके बयानों पे तो अब तक वो आ चुका होता नोटिस, आपको शो कॉज नोटिस, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि अभी तक चुनाव आयोग ने दिया नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी जो तबादले को लेकर भाई साहब कह रहे थे, हाँ चलिए ठीक है, इंटरनल ट्रांसफर होने चाहिए चुनाव से पहले, ये अच्छी बात है, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष हो ये सब लोग चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, झारखंड के 2 बार के सांसद है जयंत सिन्हा, बिल्कुल ठीक, उनके जमाए बाबू है आईपीएस, उनको चुनाव आयोग ने बंगाल के मोथाबरी और सूजापुर में क्यों डिप्लॉय किया अभी हाल ही में 3 दिन पहले? ये कौन से ट्रांसफर्स है? जो अभी तक आसाम में कोई भी इंटर स्टेट ट्रांसफर यानी कि दूसरे राज्यों से कोई भी पदाधिकारी को आसाम में नहीं भेजा गया है, किसी भी पदाधिकारी को तमिलनाडु और कर्नाटक और पुडुचेरी केरला में नहीं भेजा गया है, सिर्फ बंगाल। देखिए, ट्रांसफर्स होने चाहिए, लेकिन ट्रांसफर्स का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे राज्यों से आईपीएस को और दूसरे बड़े वरिष्ठ अधिकारी को बंगाल में लाकर नियुक्त कर देंगे ताकि वो आप अपने हिसाब से चुनाव करा सके। ये कौन सी निष्पक्षता है? यही सवाल तो तृणमूल कांग्रेस शुरू से कर रही है। ठीक है, लेकिन जब इस तरह के आरोप हों तो आपको क्या लगता है कि जो बंगाल का वोटर है वो स्वतंत्र रूप से वोट डाल पाएगा? क्योंकि वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने हाईजैक कर लिया है, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से हावी है। बंगाल के वोटर तो आरोप नहीं लगा रहे, ये तो भाजपा का आरोप है। ये तो भाजपा का आरोप है। आपको क्या लगता है? बंगाल के वोटर एकदम जहन बनाकर बैठे हैं कि 23 और 29 को किसको वोट डालना उसको पता है। हाँ ठीक है, आप बताइए, हाँ क्या तृणमूल कांग्रेस ये दावे के साथ कह सकती है इस इलेक्शन में एक भी जो है घटना नहीं होगी? या इससे पहले हुआ है कि नहीं हुआ? हमने देखा है, 2021 का चुनाव देख लीजिए, 2023 का चुनाव देख लीजिए, 2024 का चुनाव देख लीजिए, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहां पर हत्या नहीं होती, किसी माँ की कोख नहीं उजड़ती, किसी बहन का सिंदूर नहीं उजड़ता। तो रघबीर साहब, इन वाले हालात में वो कह रहे हैं कि लोगों को, बिहार में, भाई साहब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, बिहार में इलेक्शन हुआ, एक घटना बता दीजिए कुछ ऐसा हुआ हो। और आप देखिए, चुनाव शुरू नहीं हुआ उसके पहले जो कैंडिडेट को मारा गया भारतीय जनता पार्टी के, तो चुनाव आयोग जो है उसे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा ना, उनको तो लेना पड़ेगा। बिहार में भी जन स्वराज पार्टी के नेता का मर्डर हुआ था बीच इलेक्शन के बीच में, तो ये सब जगह थोड़ा बहुत चलता रहता है, इसमें वो नहीं। लेकिन अगर आप बताइए, 2021 के बाद 350 कार्यकर्ता हमारा मर गया है। हाँ, 350 से ज्यादा हमारा मर गया है। सीपीएम के 16 लोग मरे हैं, कांग्रेस के 16 लोग मरे हैं, और टीएमसी के भी कैडर मरे हैं टीएमसी के हाथों। आप बताइए,
तो ये जो प्रशासन है इसका जिम्मेवार कौन थी? ममता बनर्जी खुद थी। तो इन्होंने 5 साल में तो ये रोक नहीं पाए। जिस तरह के आरोप हैं आज उनको आज आपका आप लोग मीडिया कवरेज कर रहे हैं, मैं और भी पब्लिक डोमेन में देखा हूँ, यहाँ पर लोग अपनी बात रखने से डर रहे हैं। तो ये भय का जो वातावरण है इसको ठीक करने की जिम्मेवारी अभी किसकी ठीक है? है रघुवीर साहब जो आपके आरोप हैं वो सवाल पूछे जाएंगे, अभी पूछे जाएंगे आपके सामने, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। उनको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, आपको इस सिस्टम पे भरोसा नहीं है जो ममता बनर्जी चला रही हैं, तो ऐसे में वोटर जो है वो ईमानदारी से स्वतंत्र रूप से वोट डाल पाएंगे? जी हम वही चाहते हैं, हम शुरू से वही चाहते हैं। हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा भरोसा है कि वो ईमानदारी से काम करेंगे। हमें अपनी बात रखने की जगह हमें है, हमारे पास संविधान हमें जगह देता है, तो हमने अपनी बात रखी है। इससे परेशानी क्यों है ममता बनर्जी को? ठीक है, अगर उन्होंने नहीं कहा तो उनको डरने की जरूरत क्या है? अरे वो भी उनके लोग भी तो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं ना। नबीरुल इस्लाम साहब, दादागिरी के आरोप हैं आप पे, यूं कह रहे हैं कि हमारे अकेले के बीजेपी के होते तो छोड़ दिया जाता, कांग्रेस के भी दूसरी पार्टियों के भी कार्यकर्ता मर रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, दादागिरी का आरोप है आपके ऊपर। क्या बेबुनियाद है? वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो कार्यकर्ता बता देता हूं कितने कितने मरे। 2 दिन पहले की घटना बताता हूं। ये भवानीपुर विधानसभा जब ममता बनर्जी लड़ रही है, वहां पर बास की गाड़ी रोक दी गई, हमारी जो पंडाल बनने के लिए बेम्बू यूज होता है वो गाड़ी रोक दी गई, ये कह करके कि ओवरलोड है। अरे बताइए, एक बम्बू की गाड़ी जा रही है, पुलिस उसको रोक देती है। हमारे लीडर ऑपोजिशन वहां स्पॉट पे पहुंचते हैं और कंप्लेन करने के बाद पुलिस वहां से भाग जाती है। तो अब बताइए, अब हम इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाए तो किसके पास? अब जवाब दे दीजिए नफीरुल इस्लाम साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, बात जल्दी से पूरी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, आरोप लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन आरोप पे विचार करना, उसको सिद्ध करना बहुत ही मुश्किल। मैं आपको कई नाम बता दूंगा, कई घटना बता दूंगा। रघुवीर जी अभी जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ, सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 2 दिन पहले मुर्शिदाबाद में एक जगह रघुनाथगंज, रामनवमी के अवसर पे वहां पर कुछ दुकानों को नस्त नाबूद कर दिया गया और वहां पर सीआईएसएफ की बटालियन मौजूद थी, जो कि चुनाव आयोग किया वो भी बता दीजिए। जी मैं बता रहा हूँ। जी जल्दी प्लीज। देखो, उन्होंने तो आपके ऊपर आरोप लगा दिया दादागिरी का, आपके अगर कुछ जवाब है तो दीजिए। 40 लोगों को हिरासत में लिया गया और तमाम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अब आप जवाब दीजिए। हाँ, कहाँ पर तो नाम बता दीजिए। जी, रघुनाथगंज, मुर्शिदाबाद, रघुनाथगंज। मसला क्या है ना कि आपके सुने, तस्वीरें देख के पता लग जाएगा कौन भारतीय जनता पार्टी का। मसला क्या है ना कि आपके जो मीडिया प्रवक्ता है वो लोग ये सब पे चर्चा नहीं करेंगे जनाब, यही तो मसला है। सीआईएसएफ खड़ी है, पार्टी ऑफिस में कैरम बोर्ड खेल रही है, तमाम वीडियो सार्वजनिक है, लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा है। ये कंप्लेन किसने की? ये कंप्लेन किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अपना पक्ष रखा है। फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में फिर वो क्या कर रहे थे, क्यों कैरम बोर्ड खेल रहे थे, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्य नहीं था भाई साहब, वो एक क्लब था। रघुवीर जी, मसला क्या है ना, किसी ने सुनिए किसी ने खूब कहा, रघुवीर जी मेरी बात सुनिए, किसी ने खूब कहा है कि बासठी में आप लोगों ने जिस तरह हमारे रामनवमी के दिन हमारा कैंडिडेट रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हुआ, उसके ऊपर हमला हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, बंगाल में जनाब, बंगाल में इतनी बड़ी पूजा है, दुर्गा पूजा और काली पूजा होती है, एक भी दुर्घटना नहीं होती। ईद हो जाता है, रमजान हो जाता है, एक भी दुर्घटना नहीं होता है, एक भी दुर्घटना नहीं होता है। लेकिन रामनवमी में आपके कार्यकर्ता, सुनिए ना, उसमें एक भी कोई मंत्री के बच्चे नहीं रहते। सुनिए, ठीक है, जनता पार्टी के, ठीक है, मैं अब दोनों से माफी चाहता हूँ, मेरे पास वक्त की कमी है। ये वाले मुद्दे पे बिल्कुल, अगर ये इतना अहम है तो हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आप दोनों ने दिया। और रघुवीर जी से और नफीरुल इस्लाम साहब से चर्चा के बाद ये साफ है कि बंगाल चुनाव अब सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं है, बल्कि विश्वास और व्यवस्था की लड़ाई भी बन चुका है। एक तरफ बीजेपी के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ टीएमसी का पलटवार। अब देखना होगा क्या चुनाव आयोग इस विवाद को शांत करेगा या ये मुद्दा और बड़ा राजनीतिक तूफान बनेगा।
इसी के साथ बड़ी खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं मोनी अनवर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।